कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर अपना कुछ टॉपिक्स जर्नल के क्लियर कर लिए थे। देखो, मैं पहले जर्नल इसलिए करा रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ना जर्नल के कुछ टॉपिक्स रहते होंगे, जैसे बैड डेट्स, डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज वगैरह, जो मतलब थोड़े टफ हैं, जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, वही रहते होंगे। बाकी ये जो मैंने इसके अंदर करा है वो नहीं रहते होंगे, राइट। तो मेनली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मैं जर्नल सबसे पहले इसीलिए करवा रही हूँ ताकि बाद में आपके जो डेप्रिसिएशन है, कैश बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पहले मैं ये वाले चैप्टर्स आपके कवर कर सकूँ, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वेटेज, अच्छा खासा वेटेज कवर करते हैं। ओके, और एक BRS करवा सकूँ और रेक्टिफिकेशन करवा सकूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये सिर्फ इसी साल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, अच्छी खासी इम्पॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। CA में भी आते हैं, BCom में भी आते हैं एंड +2 में भी काम आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नल और कैश बुक, डेप्रिसिएशन तो में भी नहीं आता है, हल्का फुल्का कभी कभी आ जाता है, ठीक है। एक दो चीज़ों के अंदर आ जाता है, NPO वगैरह के अंदर, अदरवाइज नहीं आता डेप्रिसिएशन। बट बाकी जितने भी हैं, जैसे कैश बुक है, वो भी काम आती है 12th के अंदर, क्योंकि लेजर अकाउंट्स होते हैं, कहीं पे बनाने आ जाते हैं और कई बार कैश बुक बनाने भी आ जाती है। सो समटाइम्स दे विल बी टू मच इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश बुक। ओके, तो अगर सीरियसली बताऊं तो आप लोगों को अभी मैं जौन से चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी वही सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपके +1 में भी काम आएंगे, +2 में भी काम आएंगे, CA में भी आएंगे, BCom में भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और कोर्स करोगे, ठीक है, मेनली उसके अंदर भी आने के चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। CS, CA में उसके अंदर भी ये चैप्टर्स काम आने के चांसेस हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने अभी तक उनका सिलेबस तो नहीं देखा है, बट उनको भी अकाउंट्स आती है। ओके, तो इसलिए आप सबसे कह रही हूँ कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें अच्छा से कर लो, स्पेशली जर्नल को बहुत अच्छे से करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से करना, ठीक है। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हद से ज़्यादा, ठीक है। लाइफ टाइम आपको जो काम आएगा वो जर्नल है, डेप्रिसिएशन है और BRS है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन भी काम आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और कैश बुक बहुत काम आता है, ठीक है। मेन तो यही है, बाकी के जितने भी होते हैं जैसे ट्रायल बैलेंस वगैरह होते हैं, आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक अकाउंटेंट का काम नहीं होता है जो हाई लेवल के ऊपर होता है, वो एक बुक कीपर का काम होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वगैरह प्रिपेयर करना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं सारे के सारे अकाउंटेंट्स, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, तो इसीलिए हम अपना वो टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी बहुत वेटेज रखता है, जो आपके लाइफ में भी बहुत वेटेज रखता है। ओके, तो जर्नल आज कोशिश करते हैं कंप्लीट कर लें, अगर नहीं हो पाता है नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना लेजर कंप्लीट कर लेंगे, कैश बुक देख लेंगे, साथ में अपना जर्नल का जो पार्ट रह जाएगा वो कर लेंगे, क्योंकि कैश बुक करने के लिए आपको लेजर का थोड़ा पार्ट तो समझना ही पड़ेगा, राइट। चलो जी, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपना डिस्काउंट का टॉपिक करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं हमारे। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है अपना कैश डिस्काउंट। ओके, तो भाई हमारे कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं? पहला होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, उसके अंदर हमारा होता है कि जैसे ना हमारा जो लिस्ट प्राइस होती है, जैसे मैं पहले भी बताती थी कि मैं हमेशा कपड़े की शॉप का एग्जांपल लेती थी कि आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी मदर जो मोल भाव करते हैं ना कि 500 की शर्ट है, नहीं नहीं हमें 400 पे ही दो, हम 400 पे ही लेंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। या फिर हमें 250 पे दो, 300 पे दो, कितना ही प्राइस बोलते हैं उसी पे लेके आते हैं ना। तो वो जो डिस्काउंट ले रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, बाद में जब वो पेमेंट करते हैं, मान लो उन्होंने 10 शर्ट खरीदी हैं, 400 की, ठीक है।
अरे 400 की एक शर्ट, मतलब कि उन्होंने टोटल कितने की खरीद ली, 4000 की उन्होंने शॉपिंग कर ली है, ठीक है। ये लेके चलो भाई 300 की उन्होंने एक शर्ट खरीदी, 3000 की उन्होंने शॉपिंग कर लिए। अब वो कहते हैं नहीं हम 3000 नहीं देंगे, हम देंगे आपको 2500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये कहाँ गए, 500 रुपये कहाँ गए, 500 रुपये उन्होंने डिस्काउंट ले लिया आपकी मदर ने, ठीक है। और वो जो डिस्काउंट लिया है वो क्या होता है, कैश डिस्काउंट, यानी कैश पे करते टाइम जो डिस्काउंट हम पे करते हैं उसे कहते हैं हम कैश डिस्काउंट, ओके। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स के अंदर शो नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को हम बुक्स के अंदर शो करते हैं, ओके। इसके बाद आ जाएगा हमारा ये वाला जो था, ये सारा का सारा इसका डिफरेंस था, ओके। और आप क्या करोगे कि जब आपको ना डिस्काउंट आएगा, सिर्फ डिस्काउंट पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट, ठीक है। आप डिस्काउंट का मीनिंग दोगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले डिस्काउंट का मीनिंग दोगे, फिर लिखोगे दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट का एग्जांपल दोगे, आप कोई भी एग्जांपल दे देना, ठीक है। दोनों का मिक्स करके भी दे देना, एक ट्रेड का भी दे देना, कैश का भी दे देना, ओके। और उसके बाद लिखो, सबसे पहले देखो क्या करना है, डिस्काउंट का मीनिंग लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स बता देनी है कि इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ओके। फिर दोनों टाइप्स का क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, और फिर एंड में क्या दे देना आपने, कंक्लूजन, ओके। इस तरीके से आपका डिस्काउंट का खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को एक्सप्लेन कर दो, फिर कैश डिस्काउंट को एक्सप्लेन कर दो, उनका एक एग्जांपल दे दो अलग अलग से, ठीक है। इवन अगर आप लोगों को सिंपल ये पूछा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले डिस्काउंट का मीनिंग दो, उसका एग्जांपल दो, उसके बाद इन दोनों को एक्सप्लेन करो, उसका एग्जांपल दो, कंक्लूजन दो, सेम एज इट इज ऐसे करना है। अगर आपको पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग देना है सबसे ऊपर, ठीक है। फिर आगे लिखना है डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। फिर बेस बनाना है और उसका डिस्काउंट का वो लिख देना है डिफरेंस, ओके। आपको जिस तरीके से आएगा उसी अकॉर्डिंग आपने एग्जाम वो देना है, सोल्यूशन देना है, ठीक है। आंसर को मोल्ड करके आप लिख सकते हो, व्हाट डू मीन बाय कि मोल्ड करके आप लिख सकते हो, मोल्ड करके लिख सकते हो कि मतलब जैसे आपने ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग लिखा, ठीक है, आप उसी ट्रेड डिस्काउंट के मीनिंग को मोल्ड करके लिख सकते हो कि जैसे ये वाला देखो ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग दिया, कैश डिस्काउंट का मीनिंग दिया, ठीक है। फिर नीचे आप डिफरेंस लिख रहे हो, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट लिख दिए इसका, कि इसे बुक में शो नहीं करते, इसको बुक में शो करते हैं। और क्या लिखोगे, ये लिखोगे ऊपर क्या लिखा था ट्रेड डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट में ये लिखा था ना कि सेलर बायर को लिस्ट प्राइस के ऊपर एक डिस्काउंट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि जब डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला जो डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है और ये वाला डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हम कैश पे कर रहे होते हैं, ओके। आप इसका एक एक एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है। और आप उस एग्जांपल की जर्नल एंट्री भी पास आउट करके इन्हें दिखा सकते हो, ओके। और आप इसके अंदर ये भी बता सकते हो कि ट्रेड डिस्काउंट को रिसीव भी किया जा सकता है, अलाउ भी किया जा सकता है। अगर रिसीव करते हैं तो या अलाउ करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, चाहे रिसीव करें चाहे अलाउ करें। लेकिन अगर हम कैश डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे और अलाउ करते हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से इसको, हर तरीके से जो चीज़ आपको पता है ना वही डिफरेंस में ठोक देनी होती है, ठीक है। ये रूल बना लो अपना।
चले करें आगे, फिर देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे हैं। देखो ट्रेड डिस्काउंट है, उसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें कि एक ट्रेडर है, उसने गुड सेल किए राघव को लिस्ट प्राइस पर 12,000 के लिस्ट प्राइस पे, और ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%। ठीक है, देखो ये ना आपकी बुक में है 120 पेज, उसके ऊपर ही एग्जाम्पल दी हुई है, वहीं से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक की एग्जाम्पल रहेगी, आपको भी सूखा रहेगा समझने में। ठीक है, मान लो कि हम एक ही बंदे का एग्जांपल, दो बंदे लेते हैं, हम उन्हीं का एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स उन्हीं से कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक है रघु और एक है पीयूष। नाम चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, ये कौन है? सेलर। ये कौन है? बायर। ये क्या करता है? रघु क्या करता है? पीयूष को गुड्स सेल करता है 12,000 की। ठीक है, वो कहता है ये 12,000 की गुड्स है, मैं तुम्हें सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कितने परसेंट पे? 10% पे। ठीक है, अब वो 10% क्या है? ट्रेड है, कैश है, कौन सा डिस्काउंट है भाई? ठीक है, वो कहता है कि मैं तुम्हें 10% के ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है? जर्नल एंट्री क्या आएगी? जिस पर्सन ने खरीदा होता है। ठीक है, अब रघु अपने उसके ऊपर सेल करेगा। ठीक है, इसके अंदर कैश का कोई जिक्र नहीं आया है। ठीक है, तो अगर कैश का जिक्र नहीं आया, हम उसको क्या लेके चलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, बट कैश क्रेडिट के अंदर हम कैश डिस्काउंट नहीं देते। ओके, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट बोला है लेकिन ये मेरे को क्रेडिट स्टेटमेंट लग रही है, इट मीन्स वो क्रेडिट स्टेटमेंट नहीं है, वो कैश स्टेटमेंट है। ओके, अगर वहाँ पे कैश डिस्काउंट बोला है, कैश वर्ड बोला है, स्पेसिफिकली मेंशन किए, तो या फिर अगर वहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है और कैश भी नहीं है, क्रेडिट वर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। अदरवाइज बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, या फिर आपको किसी पर्सन का नेम दिया है, या फिर आपको क्रेडिट वर्ड अलग से दिया है, इट मीन्स कि वो क्या है? हमारा क्या है? क्या है हमारा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, तो अब हमने क्या करना है? ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? पीयूष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये इसके अंदर देखो, जो सेलर है उसकी बुक में तो ये होगा। अब बायर की बुक्स में जो परचेज कर रहा है उसकी बुक्स में क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। ऐसे ही होता है ना? ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। तो अब देखो, पीयूष ने 12,000 के गुड्स सेल किए थे 10% डिस्काउंट के ऊपर। 12,000 पे 10% लगाओगे कितना आएगा? 1200। 12,000 में से 1200 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 10800। 10800 वही इसके अंदर आ जाएगी, सेम 10800 10800। ठीक है, यानी हमने ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट तो माइनस कर दी। ठीक है, लेकिन हमने ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं किया। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं? अपना कैश डिस्काउंट का करते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट के अंदर क्या करना है? कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं? जब हमने कैश पे किया होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या देते हैं? अपना कैश डिस्काउंट देते हैं, राइट? तो हमारी कैश डिस्काउंट की कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। आपको इसके अंदर कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स दी हुई हैं, किस तरीके से दी हुई हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रघु ने पीयूष को 12,000 के गुड सेल किए कैश डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको दो केसेस दिए हैं, इसको एक बार के लिए छोड़ दो।
इसको छोड़ दो एक बार के लिए, इसको नहीं देखना हमने, ठीक है। इसके ऊपर मैं कॉपी रख देती हूँ भैया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कॉपी रख दी, ठीक है। हाँ, तो देखो उसके अंदर आपको क्या बोला है कि जो रघु है ना, उसने पीयूष को 12,000 के गुड सेल किए 10% के ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ऊपर। तो उसकी एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखो मैं क्या गलती कर रही हूँ, यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट दिए, कैश पेमेंट हुई है, तो हम यहाँ पीयूष का नाम रखने की जगह क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउ किए कि रिसीव किए, अलाउ किया है ना, डिस्काउंट अलाउ क्या होगा हमारा, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर कितना आ जाएगा, इसमें तो 12,000 का 12,000 आ जाएगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया वो हम शो करेंगे कितना, 1200, और यहाँ पे आ जाएगा 10800, ठीक है वही अमाउंट 10800, पे उतनी की है, बस ये जो डिस्काउंट था यहाँ पे हमने शो नहीं किया था, यहाँ पे हमने शो कर दिया, बस इतना सही है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब मान लो कि इसने ट्रेड कैश डिस्काउंट तो दिया 10% का, साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया इसने 10% का, तब क्या करोगे भाई, तो क्या करोगे, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सेम एंट्री उतार दो, बिल्कुल सेम डिट्टो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, तो फर्क क्या है इनके अंदर, फर्क है अमाउंट के अंदर। पहले हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। देखो जब आपकी मम्मी कहीं शॉप के ऊपर सामान लेने के लिए जा रही है, ठीक है, जैसे वो कपड़े खरीदने जा रही है, तो पहले वो पैसे पे करेगी या पहले वो मोल भाव करेगी, पहले मोल भाव करेगी ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मोल भाव के पैसे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस मोल भाव के डिस्काउंट को हम हटा देंगे। 12,000 में से 1200 गए, 10800। अब जो अमाउंट रह गई है, ठीक है, जिस अमाउंट का बिल बनेगा उस अमाउंट पे वो क्या लेंगे, डिस्काउंट लेंगे। वो कहेंगे नहीं भाई मैं इतनी सारे अमाउंट पे नहीं कर सकती, मुझे इसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर डिस्काउंट लेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, 1080, ठीक है, इतनी आएगी, ठीक है। अब 1080 है, इसके अंदर से इसको हमने माइनस कर देना है 10800 में से, हमारे पास कितनी आ जाएगी अमाउंट, ठीक है। माइनस करो अपने अपने कैलसी में से, तो मेरे पास आ गई 9720, ठीक है। तो ये जो 9720 है ये हमारी क्या आ गई, वो अमाउंट आ गई जो हम पे करेंगे, ओके। तो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर हम कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, ओके, उसके बाद हम बाकी की चीजें लिखते हैं, राइट। सेम एज इट इज इसके अंदर होगा। अब इसकी एंट्री क्या करनी है, इसके अंदर थोड़ी उल्टी कर देनी है। सेल्स की जगह यहाँ पे परचेजेस आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, अलॉट की जगह टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। सेम एज इट इज इसके अंदर आएगा, और अमाउंट सभी की सेम आ जाएगी। कैश के अंदर इतनी आएगी, परचेजेस में 12,000 आ जाएगी, और डिस्काउंट रिसीव के अंदर 1200 आ जाएगी, और इसके अंदर भी वही आएगा। तो ये एंट्री आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजोगे, ठीक है। एंड आई विल चेक एवरीवन्स एंट्री, ठीक है। मैं सभी की एंट्री चेक करूंगी, तो भेज देना मुझे प्लीज। और एग्जाम आ रहे हैं ना, तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि आके मैराथन ज्वाइन करें और थोड़ा पढ़ लें, बड़े आलसी बन लिए सारा साल, तो थोड़ा पढ़ लो, ओके। चलो जी, करें आगे। हाँ वही देखो, अब मैंने आप लोगों को बता दिए। अब देखो जैसे हमारे पास आ गया कि हमने हाफ कैश पे किया है, ठीक है, और हाफ हमने क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स देख लो कि एक तो हमें फुल पर मिला है, हमने पूरी की पूरी अमाउंट कैश से पे किया है, ठीक है। एक है हमने हाफ अमाउंट कैश से पे किया है, और हाफ हमने किससे पे किया है, चेक से पे किया है, ठीक है। और हाफ हमने क्या किया है, कैश से पे कर दी, और हाफ क्या हमारे पास क्रेडिट है, और या फिर हमारे पास फुल क्या है,
क्रेडिट है, ठीक है भाई। देखो फुल कैश है तो हम डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव को शो करेंगे पूरी अमाउंट के ऊपर। फुल क्रेडिट है तो हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही, जो हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा हम सिर्फ उसे ही माइनस करेंगे, लेकिन हम उसको शो नहीं करेंगे। हम उसको माइनस जरूर करेंगे अमाउंट में से, बट हम उसे शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब बाकी जैसे देखो इसके अंदर क्या बोला है कि आधा हमने कैश लिया, आधा हमने क्रेडिट लिया। एक चीज का ना रट्टा लगा लो, ट्रेड डिस्काउंट चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, हर एक में से पूरी अमाउंट में से ही माइनस होता है, ठीक है। पूरी अमाउंट में से ही माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर वहां पे आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कोई पार्ट की 1/4 पार्ट ऑफ ऑन 1/4 पार्ट ऑफ द अमाउंट, कि मतलब 1/4 अमाउंट के ऊपर आपको वो दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया उन्होंने 10% का, तो आपको वो 1/4 पार्ट निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ करोगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी सारी क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगी, ओके। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बना दूं पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले तो क्या चीज़ है कि ट्रेड डिस्काउंट पूरी अमाउंट में से ही माइनस होता है, ठीक है। आपको 12,000 की अमाउंट दी है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 10% है, ठीक है। अब देखो ये 12,000 की अमाउंट है ना, इसी के साथ सारा चक्कर खेलेंगे अब, ठीक है। इन चारों के ये 4 सिचुएशंस होती हैं, ये 4 की 4 सिचुएशंस अपनी लिख कर रख लेना, ठीक है। यही 4 सिचुएशंस आती हैं, इसके अलावा कोई 5वीं सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई 5वीं सिचुएशन होगी तो वो क्या होगी मैं बता देती हूँ कि एंट्री ही नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर देखो 12,000 है, मान लो हमने पूरी कैश के ऊपर कर दी, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, ठीक है। मान लो क्रेडिट के ऊपर है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बायर का नाम आ जाएगा, बायर का नाम टू सेल्स, ठीक है। अब मान लो भाई, ठीक है, ये 2 तो मैंने आपको पीछे करवा दिया ना, तो इसको मैंने शॉर्ट के अंदर लिख दिया, ठीक है। मान लो ये वाली अमाउंट, ये वाला आ गया, ये पार्ट, ये पहला ये दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है। आपको आ गया कि आपने आधी अमाउंट कैश से पे की है, आधी आपने चेक से पे की है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको क्या दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो आप कैश डिस्काउंट को क्या लिखोगे यहाँ पे, डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, फाइन। अब इसके अंदर एंट्री किस तरीके से आएगी, अमाउंट किस तरीके से आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी 12,000 की अमाउंट थी, उसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा आपका 10,800। तो आप सेल्स के अंदर कितने लिखोगे, 10,800। अब ये जो 10,800 है आपने सारी पे तो कर दी है ना, चाहे चेक से की हो चाहे बैंक से की हो, है तो कैश ही ना एक तरह से, चाहे वो बैंक के थ्रू पास हो रहा हो चाहे वो हैंड के थ्रू पास हो रहा हो, पास कैश ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट बैंक पे भी लगता है, कैश पर भी लगता है, ठीक है। तो आपने 10% का जो कैश डिस्काउंट है 10,800 पे लगेगा। ये 10,800 के ऊपर जो हमारा 10% का कैश डिस्काउंट लगेगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे, वो कितना आ जाएगा 1080, ठीक है। अब हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई, 9720। चाहो तो माइनस करके देख सकते हो, 10800 में से 1080 माइनस किया, कितना आ जाएगा 9720। अब उन्होंने क्या बोला है, हाफ अमाउंट हमने किससे पे किया है, कैश से, हाफ चेक से पे किया है। मान लो यहाँ पे हाफ नहीं है, यहाँ पे या 40% हमने कैश से की है, 60% चेक से की है, तो 9720 का क्या निकालोगे 40%, वो कैश में डाल देना, 60% निकालोगे वो हमारा चेक में चला जाएगा, ठीक है। जितने परसेंट बोला होगा 50-50 बोला है 50-50 डाल दो, 60-40 40-60 30-20 सॉरी 30-70 जितना बोला आपको उतनी अमाउंट उसके अंदर ही डाल दो, ठीक है। 50-50 बोला है तो हम 9720 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4860 दैट्स इट, हो गई एंट्री।
अब मान लो आधी हमें क्रेडिट पे बोले, आधी हमें कैश पे बोले, तो क्या करोगे? तो थोड़ा चक्कर है। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक चेक के थ्रू पे किया तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायर का नाम आ जाएगा, बायर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलोवा अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो पे किया ही है ना, तो उसके ऊपर तो 10% का डिस्काउंट हम देंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। देखो भाई, आधी कैश से आधी क्रेडिट से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, हमारा क्या आ गया 10800, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमारी क्रेडिट अमाउंट हम निकाल देंगे। अगर देखो हम इसके ऊपर हम लगा देंगे कैश डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट सेल्स है हमारी, यानी जो बायर ने हमसे क्रेडिट सेल्स हुई है हमारी, बाय ने हमसे जो गुड्स परचेज किए, हम उसके ऊपर भी डिस्काउंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट सेल्स है इसका पार्ट हम निकाल देंगे। वो कितना है 50%, यानी 10800 का 50%, ठीक है। तो हम इसका 50% निकालेंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया 5400। तो 5400 इसका आ गया, 5400 कैश का आ गया, डिस्काउंट का आ गया। तो कैश का जो 5400 है, तो 5400 के ऊपर हम 10% लगाएंगे, वो कितना आ जाएगा 540। अब हमारे पास कितना बच गया, जो हमें कैश देना है 4860, ठीक है। इन शॉर्ट आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो आपने ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, दोनों की अमाउंट वही है, ठीक है। आपने जो डिस्काउंट के बाद, कैश डिस्काउंट लगाने के बाद जो आपने पैसा पे किया, यानी कैश पे किया था, उसकी अमाउंट भी दोनों की सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि इन दोनों का जो डिस्काउंट था वो हमने एक साथ शो कर दिया है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं देना था, तो इसका डिस्काउंट हमने इसके अंदर ही रहने दिया, इसका डिस्काउंट जो हमने देना था वो यहाँ पे हमने शो कर दिया। बस इसमें दोनों पे डिस्काउंट देना था, एक साथ लिख दिया, इसमें एक पे देना था वो एक पे लिख दिया, एक पे नहीं देना तो वो वैसे का वैसा छोड़ दिया, ओके। बस इसी तरीके से आती है हमारी दो सिचुएशन, ये बस यही होती है हमारी, इसके अलावा और कोई नहीं होती। या फिर 40%, 50%, 60%, इस तरीके से अलग अलग रेशियो के अंदर आती है, अलग अलग परसेंटेज में आती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इट रियली 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 नीड्स योर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आज समझा दूंगी, कल को फिर से भूल जाओगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो कि हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी टफ लग रही हैं, नहीं होगी प्रैक्टिस, मत करो। इलस्ट्रेशन तो कर सकते हो ना, इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो अगला टॉपिक करते हैं। अगले टॉपिक में आपके पास है लाइन वाइज करवा रही हूँ अभी टॉपिक, ठीक है। या पहले जो टफ टॉपिक्स हैं वही करवा, नहीं पहले इजी भी साथ में करवाती हूँ ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या है हमारे पास एक्यूड इनकम। एक्रूड होता है कि एक्यूड होता है, अब ये कोई मेरे को आकर बताए, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही इसके अंदर होते हैं। एक्रूड होता है, र्यूड इनकम, हाँ जी। इसको याद करने का तरीका भी बताती हूँ, कभी गलती नहीं करोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। वो कौन से एक्सपेंसेस होता है जो हम पहले पे कर चुके हैं, ठीक है। आप रेंट पे रह रहे हैं किसी के पास, ठीक है। आपने क्या कहा कि मुझे ना रेंट पे रहना आपके पास, वो कहते हैं ना 3 महीने का रेंट एडवांस में पे करो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कि आपने अभी पैसा पे कर दिए, आगे आपको उसकी क्या मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। यानी आगे उनका फायदा मिलेगा आपको। तो जिन चीज़ों का आपको फ्यूचर में फायदा मिलता है वो क्या होती है हमारी एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारी एसेट, ठीक है।
इसका रिवर्स प्री रिसीव्ड इनकम, कि आपने जो रेंट वाला है, ठीक है, जिसने आपको घर रेंट पे दिया, उसने पहले पैसे रिसीव कर लिए हैं, ठीक है, उसकी एक लायबिलिटी बन गई है वो, कि उसने आज सारे पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो कल को उसे आपको फ्री में रहने के, मतलब फ्री में नहीं कह सकते, पैसे दिए आपने उसके लिए, कि मतलब आपको उसे 3 महीने तक उसी प्राइस के ऊपर रहने देना होगा। मान लो कि उसने अगले महीने रेंट बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन आप तो पहले 3 महीने का रेंट दे चुके हो ना, तो उसने जो अगले महीने रेंट बढ़ाए हैं आपको वो रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कि उसी रेंट के ऊपर आपको 3 महीने तक रहने देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारी लायबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस जो इनकर हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए। हम किसी के घर रेंट पे रहते हैं, ठीक है, सामने वाला पर्सन है, उसको हमने एक्सपेंस देना है, ठीक है, पिछले महीने का, लेकिन अभी तक हमने नहीं दिया। हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी ना कि हमने अभी उसको पैसे देने हैं, हमने अभी तक दिए नहीं है, हम उधार पे रह रहे हैं उसके घर पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक लायबिलिटी है। और एक्यूर्ड इनकम क्या है कि सामने वाला जो पर्सन होता है जिसने आपको घर रेंट पे दिया है ना, जो ओनर है घर का, उसने आपको उसकी इनकम ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, ठीक है, कि उसको अभी इनकम मिलनी थी आपसे, ठीक है, रेंट मिलना था आपसे, बट अभी तक उसे मिला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एसेट, उसकी एसेट है, उसकी एसेट है, आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि आपने भी एक्सपेंस पे करना था बट किया नहीं है, और उसने इनकम रिसीव करनी थी बट अभी तक उसे रिसीव नहीं हुई है, तो उसे आगे जाके एक साथ 2 महीने का रेंट रिसीव होगा, है ना, तो उसके लिए एक एसेट हो गई है कि 2 महीने की इनकम मुझे एक साथ रिसीव होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक एसेट है। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, जब हमारी एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट, और जब कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, राइट। तो अभी देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है, हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपनी एसेट बना चुके हैं, ठीक है, कि 3 महीने तक हमें कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते, 3 महीने तक हम रेंट के ऊपर रह सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, घर के ऊपर। तो ये हमारी एसेट क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, यानी एसेट हमारी बढ़ चुकी है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। अब एक्यूर्ड इनकम के अंदर क्या हुआ कि हमारी इनकम तो हमें मिलनी थी बट अभी तक मिली नहीं है, हमारी एसेट है ये एक कि हमें बाद में मिलेगी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो अब जब नहीं मिली है तो हमारी एसेट क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। अभी तक हमें हमारी इनकम नहीं मिली है, हमारा अभी तक इनकम सोर्स बिल्ड नहीं हुआ है, ठीक है, रिसीव नहीं हुई है मतलब, ठीक है। तो जब रिसीव नहीं हुई है तो अभी तक हमारी एसेट एग्जैक्टली हमारी एसेट नहीं बनी है, तो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। प्री रिसीव्ड इनकम है, हमारी एक लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ये हमारी बढ़ गई है ना, हमने पहले ऑलरेडी पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये डेबिट होगी, ये क्रेडिट होगी, ये क्रेडिट होगी, और ये क्या बढ़ गई है हमारी, ये कम हुई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट होगी, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस तो इनकर करने थे बट अभी तक हमने एक्सपेंस कोई किया है नहीं, हमने अभी तक खर्चा नहीं किया। हाँ, हमें करना है आगे, लेकिन अभी तक तो हमने नहीं किया ना, तो अगर अभी तक हमने नहीं किया यानी हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, अभी तक हमने अगर पैसा पे नहीं किया तो सो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, डेबिट आएगा, राइट, ठीक है। चलो, तो ये वाला अच्छे से समझ आ गया होगा ना, ये वाला चार्ट क्या है, इसको ऐसे कैसा नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके अंदर आपको पता चलता रहेगा कि हमने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज आप खुद देखोगे, ठीक है। देखो अब इसके अंदर जर्नल एंट्रीज, चलो मैं बता ही देती हूँ आपको, इन दो के अंदर कैश वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, एक में डेबिट होता है, एक के अंदर क्रेडिट होता है, ठीक है।
और इन दोनों के अंदर जिन चीज़ों के लिए हमारा एक्सपेंस और इनकम ड्यू है अभी तक, ठीक है, जैसे मान लो कमीशन है, इसके अंदर कमीशन पे नहीं किया, इसमें कमीशन रिसीव नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो डेबिट और क्रेडिट होंगे, इसके रिवर्स में जो हमारा दूसरा ऑपोजिट अकाउंट होगा उसके अंदर हमारा वही वाला रीज़न जाएगा जिसके कारण अभी तक हमारी एक्सपेंस या इनकम ड्यू है, जैसे कमीशन, सैलरी, वेजेस, ठीक है, ये जो कुछ भी है हमारा, ठीक है, वट एवर। ओके, डन डन डन, राइट। आगे समझ इतना, चलो फिर आगे करते हैं, आगे आ जाओ। अब देखो भाई, इसके अंदर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या देखना है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को किसके अंदर शो करना है और किसके अंदर नहीं, और कैरेज, फ्रेट, वेजेस, कैरेज, फ्रेट और कार्टेज वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसको हमने किसके अंदर शो करना है और किसके अंदर नहीं, ठीक है। तो किसके अंदर शो करना है, किसके अंदर नहीं, किसके अंदर शो करना है, किसके अंदर नहीं, ठीक है। देखो, अब मुझे एक चीज बताना, आप जो गुड्स सेल करते हो, गुड्स यानी जिस चीज का आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, वो चीज़ आप रोज डेली बेसिस पे सेल करते हो या नहीं करते हो ना, ठीक है। तो उस पर आपको जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी लॉस होता है वो आप उसके अंदर ही शो करते हो, राइट। कि जैसे आपने गुड्स, ये देखा होगा आपने जनरल एंट्रीज में पहले कि गुड्स कितने के थे, 1200 के, और सेलिंग प्राइस, उनका कॉस्ट प्राइस 1200 का था, सेलिंग प्राइस कितने का था, 1500 का। तो जो हमारे गुड्स थे, जब उसको हम सेल करते थे क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 1500 के अमाउंट हम डाल देते थे, है ना। उसके अंदर हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी एंट्री में शो किए नहीं किया ना। तो जो गुड्स होते हैं ना, हमारे जो गुड्स होते हैं उसके अंदर हम प्रॉफिट्स एंड लॉस को कभी शो नहीं करते, क्योंकि वो हम रेगुलर बेस के ऊपर सेल या परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी अदर एसेट्स हैं, ठीक है, ये एसेट्स हमारी कभी भी, ये एसेट्स हमारी कभी भी क्या, डेली बेसिस पे सेल नहीं होती, अदर एसेट्स, ठीक है। हमारी जितनी भी अदर एसेट्स होती हैं वो हमारी डेली बेसिस के ऊपर सेल नहीं होती हैं, ठीक है। मान लो कि आपके घर पे फर्नीचर, आपकी शॉप के ऊपर ना आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो, जैसे जेठालाल करता है, उसकी शॉप के ऊपर फर्नीचर है, ठीक है। तो जो फर्नीचर वो बेच रहा है 5 साल बाद, ठीक है, वो डेली बेसिस पे थोड़ी बेचता, वो कभी कभी बेचता। तो उसने आज बेच दिया, कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो जो उसने वो बेचा है फर्नीचर, तो फर्नीचर बेचने के बाद क्या हो जाएगा, उससे जो पैसे आएंगे वो उसमें प्रॉफिट में अलग से शो करेगा कि मैंने मशीनरी सोल्ड की थी, उससे मुझे जो प्रॉफिट हुआ या उससे जो मुझे लॉस हुआ वो कितना हुआ। इफ़ यू रिमेंबर्ड, आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया होगा, उसके अंदर जब भी आप मशीनरी अकाउंट बनाते हो, आप सेलिंग टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अलग से शो करते हो, है ना। वो अलग से इसलिए शो करते हो क्योंकि आप उसका बिजनेस नहीं करते हो, उसको आप अपना बिजनेस करने के लिए, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हो मशीनरी को, ठीक है। तो इसीलिए जब आप मशीनरी को सोल्ड करते हो या उसके किसी पार्ट को सोल्ड करते हो तो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आप शो करते हो, ये बताते हो कि मेरे को इतना लॉस हुआ है, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, कि मैंने पहले इतने में खरीदी थी और आज मैंने इतने में बेची इतने साल बाद, और मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया। तो बाकी की जितनी भी एसेट्स होते हैं गुड्स को छोड़ के, उसके ऊपर हम प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हैं अलग से। शो इसमें भी होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, जो अमाउंट होती है उसी के अंदर ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने 15,000 का गुड सेल ऑफ गुड्स का एग्जांपल दिया था कि कॉस्ट प्राइस 12,000, सेल ऑफ गुड्स हमारी 15,000 है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अलग से हम बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट है या हमारा लॉस है, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा करें,
ठीक है। तो गुड्स के अंदर हमारी कैरेजेस होती हैं, अलग से शो होती हैं, लेकिन हमारी अदर एसेट्स के अंदर नहीं होती शो। क्यों नहीं होती है बताती हूँ। देखो, जब आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते थे तो उसके अंदर क्या आता था, आपने कोई भी मशीनरी खरीदी है तो उस मशीनरी को खरीदने पे आपने मान लो 10,000 का कैरेज पे किया है, ठीक है। तो जो आपने 5,000 का, 10,000 का, जितने का भी आपने कैरेज पे किया वो आप उसी के अंदर ऐड ऑन करके लिखते थे और वो टोटल अमाउंट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते थे। क्योंकि जब आप कोई भी मशीनरी खरीदते हो उसको आप वहाँ पे फिक्स करवाते हो अपने बिजनेस, आपने जहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया आप अपनी लैंड के ऊपर उसको क्या करवाते हो, फिक्स करवाते हो, बिल्डिंग के अंदर फिक्स करवाते हो। तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, वो फिक्स होता है हमारा। तो जो फिक्स करवाने की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो आप किसी को इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो या कुछ भी पे कर रहे हो, ठीक है, फ्रेट है, कार्टेज है, कैरेज है, जो मर्जी है, तो वो क्या है एक्चुअल में, वो हमारा मशीनरी का ही एक एक्सपेंस है। तो हम अपनी मशीनरी को ही सेट डाउन करने के लिए, उसको ही हम सेटअप या सेट डाउन जो भी है उसको ही हम एक तरह से काम में लाने के लिए, ठीक है, वर्किंग बनाने के लिए हम उसको उसकी वो करवा रहे हैं ना, उसको फिक्स करवा रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, जितने भी फ्रेट, कैरेज या कोई भी कार्टेज वगैरह, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो सारे हमारी मशीनरी का या अदर एसेट्स का पार्ट हो जाते हैं। ओके। लेकिन जो हमारे गुड्स होते हैं, मान लो आज आपने 12,000 की गुड्स कहीं से परचेज किया, आप कहीं से गुड्स को परचेज करके लाए हो, तो वो जो गुड्स आप परचेज करके लेके आए हो ना, वो गुड्स, जो गुड्स आप परचेज करके लाए हो वो गुड्स आप डेली बेसिस के ऊपर लाते हो और उसको सेल करते हो प्रॉफिट के ऊपर, है ना। तो वो जो आपने मान लो किसी से गुड्स परचेज किए हैं तो आप सामने वाले बंदे को बोलते हो कि भाई इसको ना किसी ऑटो वगैरह के थ्रू भेज देना, ठीक है। या फिर जैसे आप क्या करते हो कि आप उससे पे करते हो ना, अमेज़ोन से या फिर शॉपिफाई या मिंत्रा, मीशो, और कौन सा था, फ्लिपकार्ट, है ना, ये जितने भी ऐप्स होते हैं आप इन सारे ऐप से क्या करते हो, गुड्स को परचेज करते हो। जो आपका डेली बेसिस का बिजनेस होता है ना, आप उसको परचेज करते हो या फिर आप उसको सोल्ड करते हो। तो आपकी जितनी भी डिलीवरी चार्जेस लगते हैं सोल्ड करते टाइम या फिर परचेज करते टाइम, आप उसको अलग से शो करते हो कि कितने का मुझे पड़ गया, है ना, कि कैरेजेस को लगा के, फ्रेट को लगा के, खर्चा लगा के मुझे एक्चुअल में कितना प्राइस पड़ गया इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसके बाद आप वो जो कैरेज होती है या जो फ्रेट होता है ना, आप उसको भी क्या करते हो, मिलाकर फिर आप उसको प्रॉफिट के ऊपर सेल करते हो, ठीक है। जैसे एक्चुअल में एक गुड क्या थी, 1100 की थी, आपको 100 रुपये का क्या पड़ा, डिलीवरी चार्ज पड़ा, ठीक है। वहां से यहाँ पे आने का आपको 100 रुपये का डिलीवरी चार्ज पड़ा, ओके। और जब आपने उसको सोल्ड किया, आपने 1500 में किया, आपने कहा कम से कम मुझे 300 तो मिले। अब हर प्रोडक्ट को खरीदने पे मेरे 100 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो मुझे हर प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 100 से 200 रुपये का फ़ायदा तो होना ही चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो गुड्स के अंदर शो नहीं करते अलग से, लेकिन कैरेज और फ्रेट को गुड्स में शो करते हैं, ओके। ठीक है, कहानी समझ आई, अच्छी थी। चलो जी, अब ये तो पता है ना, कैरेज फ्रेट ये सब हमारे एक्सपेंस है तो हमारे डेबिट होंगे, प्रॉफिट हमारा इनकम है तो हमारा क्रेडिट होगा, लॉस हमारा डेबिट होगा। तो अब देखो भाई, ये जितनी भी एंट्रीज दी हुई है ना पुलिस स्टेशन के अंदर, वो आप खुद से करना। इलस्ट्रेशन नहीं करवा रही हूँ मैं, बट मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा टॉपिक ज़रूर अच्छे से समझा दिया है कि हम कब अपना कैरेज किसके अंदर शो करते हैं, किसके अंदर नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या चक्कर है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल के अंदर समझा दी है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं, 10-15 मिनट का और करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। एंड उसके बाद
यहाँ पे इतनी मतलब इस रूम के अंदर इतनी लाइट नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी अच्छे से यहाँ पर, तो इसीलिए अभी 10-15 मिनट और हैं यहाँ पर, तो अच्छे से कर लो। कल को ट्राई करूँगी मैं कि ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो बना लूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि एक तो मैं कल को वीडियो नहीं ला पाई बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, ठीक है, मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उसके कारण मैं नहीं लेके आ पाई थी। बट मैं ट्राई करूँगी कि जैसे किसी दिन ना मैं आपको 3 घंटे की वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, 3 से 4 घंटे की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा या जो लेंथी चैप्टर होगा ना, उसके लिए मैं आपको 3 से 4 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे संडे को करवा देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो विदाउट एडजस्टमेंट या फिर विद एडजस्टमेंट की 3 से 4 घंटे की वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। उसको आराम से बैठ के देखना, उस वीडियो को देख लोगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो करें फिर आगे, आ जाओ। बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है भाई? बैड डेट्स होता है हमारे कि जब हमने किसी पर्सन को ना उधार दिया होता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे डेटर बन जाते हैं कि हमने अब इनसे पैसा लेना है, ठीक है। और जितना पैसा हमने उनसे दिया होता है वो क्या बन जाता है, वो हमारे डेट्स होते हैं, ठीक है। कि हमारे डेट्स नहीं होते हैं, मतलब सामने वाले पर्सन के डेट्स होते हैं कि उसने वो डेट्स हमें पे करने हैं, यानी डेट्स मतलब उधार, ठीक है, उधार पे करना है और ये डेट्स हमने क्या करना है, रिकवर करना है, ठीक है। तो जब हम किसी भी पर्सन से पैसे ले लेते हैं वापस, कोई पर्सन है जिसको हमने पैसे उधार दिए थे, 3 साल बाद 4 साल बाद वो वापस आके हमें पैसे वापस कर देता है, वो आके हमें वापस दे देता है हमारे पैसे, तो वो क्या बन जाता है, हमारे डेटर, गुड डेट। वो हमारे क्या बन जाता है, गुड डेट की, यानी उसने हमारा सारा उधार चुका दिया। और अगर वो हमारा पैसा वापस नहीं करता, वो हमारा बैड डेट बन जाता है। डेट्स इट। बैड डेट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, हमेशा डेबिट होता है हमारा बैड डेट, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आओ, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी बैड डेट की एंट्री क्या आती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन को आपने दिया होता है ना उस पर्सन का नाम, ठीक है, और साथ में आ जाती है अमाउंट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, उसके अंदर आप देखोगे जो सेकंड है, सेकंड में क्या बोला हमें, हर्षिता हु ओड अस ₹50,000 पेड ओनली 20 पैसा इन अ रुपी, ठीक है, एज फाइनल डिविडेंड। उसने कहा कि 50,000 रुपये उसने हमसे लिए थे, उसने 20 रुपी पे किए, यानी कि 20 पैसा इन अ रुपी, यानी कि 100 रुपये का 20% उसने पे किया। 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 में से उसने 20 पैसे पे कर दिए, यानी 20% पे कर दिया, 80% नहीं किया। तो 50%, सॉरी 20% जो अमाउंट आएगी 50,000 की, 20% जो अमाउंट आएगी वो कितनी है हमारी, 10,000। तो वो 10,000 कैश में आ जाएगी, बाकी जो रहेगी हमारी 40,000 वो हमारी किस में आ जाएगी, बैड डेट्स में आ जाएगी, ठीक है। एंट्री देख रहे हो ना, सेकंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हर्षिता अकाउंट, ओके। अब हर्षिता के नाम से हमारी क्या है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो कि आप कभी भी बैड डेट्स की कोई भी एंट्री करो, उसके अंदर आप देखो उसने एज अ फाइनल डिविडेंड वो पे किया है या फिर फर्स्ट, सेकंड या कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो पे कर रही है। अगर उसका जिक्र आगे आने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर है तो यानी वो फाइनल डिविडेंड नहीं है, हमने उसके अकाउंट्स क्लोज नहीं करने हैं। लेकिन अगर वो फाइनल डिविडेंड बोला है तो फाइनल डिविडेंड ही है, अगर नहीं बोला है
तो हम एक बार चेक करेंगे। अगर वहाँ पे हमें उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आ रही है, इट मीन्स कि वो फाइनल डिविडेंड है। अगर उससे रिलेटेड हमें कोई ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है, इट मीन्स वो फाइनल डिविडेंड नहीं है, वो हमारी कोई और ट्रांजैक्शन है। ठीक है, पता चल गया। तो देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन, देखो फोर्थ में हमें क्या बोला है, हर्षिता हु ओड फ्रॉम होम 1 लाख रुपीज वॉज रिसीवेबल। 1 लाख रुपए हमें रिसीव करने थे हर्षिता से। उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें 20,000 रुपये पे कर दिया, बाकी वो इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या किया उन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू हर्षिता अकाउंट 20,000 लिख दिया। ठीक है, राइट। अब उन्होंने क्या बोला कि सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने क्या पे की है, 10% ऑफ द बैलेंस ड्यू। ठीक है, अगर वो बोलती कि टोटल अमाउंट के ऊपर उसने 10% पे किया, टोटल अमाउंट यानी कि 1 लाख के ऊपर, ठीक है, तब तो 10,000 रुपये पे किए उसने। ठीक है, 10%। अगर उसने बोला है कि उसने बैलेंस पे किया, तो 1 लाख में से 20,000 गए। उसने 1 लाख पे करने थे ना, 1 लाख उसने पे करने थे, 20,000 उसने पे कर दिए, कितने बच गए उसके पास, 80,000। अगर वो बोल रही है कि अमाउंट ड्यू, कि ठीक है, यानी जो अमाउंट अभी ड्यू है, रहती है बाकी, उसके ऊपर उसने 10% पे किए हैं, तो 10 इसके ऊपर लगेंगे। ठीक है, यानी 8,000 वो पे कर रही है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकंड इंस्टॉलमेंट ये हमारी फर्स्ट थी। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल रही है ऑन द टोटल अमाउंट विच शी हैड ओड फ्रॉम अस, ठीक है, तो वो कितनी है हमारी, 1 लाख। तो इसके ऊपर हमारे क्या लगेंगे, 10%, जो क्या हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो लाइन के ऊपर भी जाना है, उसने एक्चुअल में बोला क्या है। तो यहाँ पे अभी उसने क्या बोला, 10% ऑफ द अमाउंट ड्यू, यानी कि उसने क्या किया, 8,000 रुपीज पे किए। और अब थर्ड एंट्री में हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 6th में फाइनल इंस्टॉलमेंट में, थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 13,000 वॉज रिसीव फ्रॉम द हर्षिता। 13,000 की इंस्टॉलमेंट पे की। अब देखो पहले 1 लाख रुपए थे। ठीक है, 1 लाख में से उसने पहले इंस्टॉलमेंट कितने की पे की, 20,000 की। कितने आगे, 80,000। ठीक है, क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की पे की, 8,000 की। कितने आगे, कितने बच गए, 72,000। अब इस 72,000 में से उसने 13,000 पे कर दिए। ठीक है, तो हम थर्ड इंस्टॉलमेंट और फाइनल इंस्टॉलमेंट है ना, तो अब जो हमारे पास रह गए, कितने रह गए, 59,000। तो ये जो 59,000 है, ये क्या है, हमारे बैड डेट। जो हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी उसके ऊपर हम बैड डेट्स को शो करेंगे। जो हमारी फर्स्ट या सेकंड या कोई भी इंस्टॉलमेंट हमारी चल रही है, उसके ऊपर हम बैड डेट्स को शो नहीं करते हैं। उस पर हमने जितना पैसा रिसीव किया, हम सिर्फ उसे ही शो करते हैं। ओके, डन। ठीक है, अब देखो जरूरी है, बैड डेट कभी रिकवर नहीं हो सकते। मान लो बैड डेट गलती से रिकवर हो गई, तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, एंट्री डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जितना पैसा उसने रिकवर किया है, उतना पैसा हम रिकवर्ड अकाउंट के अंदर शो कर देंगे, बस। रिकवर्ड अकाउंट के अंदर कभी भी कोई और अकाउंट ना तो डेबिट होता है ना ही क्रेडिट होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, लेकिन बैड डेट्स के केस के अंदर हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो सकता है। ठीक है, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कोई और अकाउंट नहीं हो सकता। और किसी अकाउंट के क्रेडिट होने का चांस नहीं है, बट डेबिट होने का चांस है तो कैश अकाउंट का, क्योंकि हमें कुछ अमाउंट रिसीव हो सकती है। अगर बैड डेट, देखो कोई भी अमाउंट है, हमने किसी को ड्यू की है, ठीक है, अगर वो बैड डेट को एज अ बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले रिसीव हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नेम लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद
उसको एज अ बैड डेट शो करने के बाद, उस पर्सन को बैड डेट शो करने के बाद हमने उससे अमाउंट रिसीव किया है, तब हम इस एंट्री को डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बैड डेट रिकवर हो गया है ना, हमने उसको एज अ बैड डेट शो कर दिया था पहले। अगर हमने उसको एज अ बैड डेट कभी शो ही नहीं किया है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक बुरा डेटर है और हमें उस बुरे डेटर से अब पैसे वापस मिले, ठीक है। ओके, तो आपके ये 2 केसेस भी हो चुके हैं। अब थर्ड, इसके बाद आपका एक आ गया अब नॉर्मल का केस, लॉस बाय फायर है, ठीक है। इसके अंदर इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस क्लेम किया या नहीं किया है उसका केस आता है मेनली। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ आपको। देखो मान लो एक होता है इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करना और एक होता है इंश्योरेंस क्लेम को पे कर देना, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम को एक तो एडमिट कर रही है, यानी बोल रही है कि हम आपको इतना क्लेम दे देंगे, ठीक है। और एक वो क्या कर रही है कि उस क्लेम उसने जितना पैसा बोला है, ठीक है, उतने पैसे को एक्चुअल में वो पे कर चुकी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस का केस, ठीक है। अगर आपके पास इंश्योरेंस का केस आता है तो आप इस टॉपिक को उठाओ कि ओके। आ जाओ बता देती हूँ कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड या कुछ भी, किसी भी कारण से आपका लॉस हुआ है, ठीक है, उसको डेबिट कर देना है और क्रेडिट किसको कर देना है, परचेजेस अकाउंट को। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे ट्रेडिंग भी बोला है तो उसका क्या करना है, तो मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप क्या करते हो, ट्रेडिंग वर्ड यूज़ करते हो। और अगर आपके पास ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, परचेजेस वर्ड यूज़ करते हो, राइट, ठीक है। गुड। तो अब क्या करना है, ये लिख दिया, जितने का लॉस हुआ उसको लिख दो, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं ठीक है हम आपको इतने का इंश्योरेंस दे देंगे, तब क्या करोगे, पहली एंट्री तो ऐसी लिख देनी है। दूसरी एंट्री में क्या करोगे, इतने का दे देंगे। अगर वो सिर्फ एडमिट कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने आपको पे कर दिया है, अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ हम आपको पे कर देंगे इतना, तब आप क्या करोगे, तब आपने क्या करना है कि पहले लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी। मान लो 6,000 का आपको लॉस हो गया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि हमें वो दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि मैं आपको ना 3,000 का ही दे सकता हूँ, सिर्फ क्लेम, हाफ क्लेम दे सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे 3,000 लिख देंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने इतना बोला है कि वो इतना पे कर देंगे। और हमें अब लॉस कितना हुआ, अब हमारा लॉस है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसी कंपनी को देखें कि वो जितने का आपको लॉस हो उससे ज़्यादा पैसे दे दे, कभी नहीं। 6,000 का लॉस हो 10,000 देगी आपको, कभी नहीं देगी। तो इतनी बुद्धि लगाना खुद से, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट मत करके आना, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो गई कि उसने एडमिट किया इतने का क्लेम देंगी। हमें लॉस कितने का हो गया, 3,000 का हुआ है, ठीक है। और किस चीज़ का लॉस हुआ है भाई, हमारा परचेजेस का, यानी हमारे रेगुलर गुड्स का, परचेजेस अकाउंट 6,000, ठीक है, डन। अब मान लो कि उसने जो क्लेम एडमिट किया था वो क्लेम उसने पे भी कर दिया, तो ये जो उसने 3,000 का क्लेम एडमिट किया वो 3,000 उसने पे भी कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, डन। मेरे दिमाग में एक केस और था, इसका क्या था, हाँ, इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 6,000 के गुड्स थे आपके पास, ठीक है। देखो ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये हाई लेवल की हैं, ठीक है, ये मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आए जा रहा है सब कुछ, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सीधी साफ बता देती हूँ, मे बी इट्स आउट ऑफ योर सिलेबस बट नॉट आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ के बाहर का नहीं है, सिलेबस के बाहर का हो सकता है। ठीक है, तो सीधी साफ चीज़ एक बता रही हूँ, जितना करा रही हूँ ध्यान से कर लो, समझ लो। नहीं आया पेपर में चलेगा, लेकिन आगे लाइफ में ज़रूर काम आएगा। इसमें से रियल लाइफ में काम आ सकता है। मान लो आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है, आपका कोई लॉस हो गया है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी बहुत फ्रॉड भी करती है, तो या फिर आप भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड बहुत करते हैं लोग, ठीक है, आपने भी कर लिया मान लो, ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर से मान लो कि 6000 गुड्स हैं आपके पास। ठीक है, 6000 गुड्स का आपको लॉस हुआ, 4000 गुड्स ऐसे थे जिनका इंश्योरेंस हुआ था और 2000 ऐसे थे जिनका इंश्योरेंस नहीं हुआ था। ठीक है, ये नॉट इंश्योर्ड थे और ये इंश्योर्ड थे। तो जो इंश्योर्ड थे उसके ऊपर क्या बोला इंश्योरेंस कंपनी ने कि मैं आपको 2000 तो दे दूंगा, 2000 मैं नहीं दे सकता, 2000 दे दूंगा, 2000 मैं नहीं दे सकता आपको। ठीक है, तो ये जो 2000 हैं इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, बाकी हमें लॉस टोटल कितने का हो गया, ये 2000, ये 2000, ये 4000 का लॉस हुआ, 4000 यहाँ पे आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6000। ठीक है, अब मान लो अब आई कंपनी के पैसे देने की बारी, तो वो 2000 में से भी कहती है कि मैं आपको पूरे 2000 नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1500 रुपये ही दूंगा, मैं आपको सिर्फ 1500 रुपये दूंगा, मैं बाकी के पैसे आपको नहीं दूंगा, मैं बाकी के 1500 आपको नहीं दूंगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। तो आप ये जो 1500 रुपये उसने दिए हैं उसको इसके अंदर लिख दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, 1500 लिख दोगे, 500 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी फिलहाल। ठीक है, दोनों में 1500 1500 लिख के काम खत्म करेंगे। ठीक है, डन। ओके, ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री है उसको जरा नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा आपके पास है एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स। एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, चोरी हो गई गुड्स की। ठीक है, गुड्स की चोरी हो गई है तो 2 परचेजेस लिख देंगे, कैश की चोरी हो गई है तो 2 कैश लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, दैट्स इट। एम्बेजलमेंट क्या होती है, चोरी होती है। ठीक है, कैश या गुड्स को आपने विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स का मैं ऑलरेडी सारा किस्सा आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, बट मान लो आपने कोई गुड है वो चैरिटी में दिया है, तो पहले ही बताओ अगर हमने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए तो क्या एंट्री आती थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर परचेजेस अकाउंट, है ना। तो बस अगर हमने चैरिटी में दिया है तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स की जगह चैरिटी आ जाएगा। अगर हमने प्राइवेट यूज़ के लिए लिखा है तो डेबिट हमारा ड्राइंग्स हो जाएगा। अगर हमने एडवर्टीजमेंट के लिए एज अ फ्री सैम्पल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो फिर हमारा एडवर्टीजमेंट डेबिट हो जाएगा। ओके, चाहे वो हमारा कैश हो चाहे वो हमारा पैसा हो। ठीक है, उसके साथ हमने छेड़खानी करनी, 2 परचेज या 2 कैश ही आएगा, डेबिट में या ड्राइंग्स आ जाएगा, चैरिटी आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। जिस कारण से भी हमने या फिर हमने उसको डोनेट किया है, डोनेशन किया, तो हमारा डोनेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डन। ओपनिंग एंट्री अगर कोई आपसे पूछ ले, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओपनिंग एंट्री सबसे इजी होती है, जनरल के अंदर नॉर्मल आती है। एक तरफ सारी एसेट दी होती है, दूसरी तरफ सारी लायबिलिटी दी होती है। एसेट को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। जहां पे आपका डिफरेंस आ जाएगा, डेबिट साइड डिफरेंस है, यानी कि मान लो डेबिट साइड है ये, ठीक है, और ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का है टोटल 15,000 और क्रेडिट साइड का है हमारा 20,000। ठीक है, जब हमने ओपनिंग एंट्री की तो हमारा जो 5,000 का डिफरेंस है वो हमारी क्या आएगी, गुडविल। ये मैं आपको 12th का टॉपिक करा रही हूँ, बता रही हूँ पहले।
ठीक है। गुडविल वाला 12th में आएगा, यहाँ पे नहीं, मे भी नहीं आएगा यहाँ पे। और अगर मान लो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 15,000 है, तो जो 5,000 का क्रेडिट के अंदर डिफरेंस आया वो क्या आएगी हमारी कैपिटल। ठीक है, डन हो गई इतना। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती है हमारी जब हमारा जब हमारे दो या दो से ज़्यादा अकाउंट या तो डेबिट होते हैं या फिर हमारे क्रेडिट होते हैं। उसका एक एग्जांपल ओपनिंग एंट्री भी है। ओपनिंग एंट्री भी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री ही है। और बैड डेट्स वाली जो एंट्री थी जिसके अंदर हम कैश भी लिखते हैं, बैड डेट्स भी लिखते हैं और साथ में वो भी लिखते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्रेडिट के अंदर उस पर्सन का नेम लिखते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री है। या फिर जब हम कैपिटल लेके आते थे कैश के फॉर्म में, फर्नीचर के फॉर्म में, मशीनरी के फॉर्म में, ठीक है, तो हम बहुत सारा डेबिट करते थे ना, तो वो भी हमारी क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री ही है। अगर हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, सिंपल करना है, जैसे परचेजेस की ट्रीटमेंट करते हो, जैसे सेल्स की करते हो, एग्जैक्ट वैसी करनी है। बस फर्क क्या है कि अगर आपने गुड्स को रिटर्न किए, जहां परचेजेस हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। उसको रिवर्स करके लिख देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने एसेट के ऊपर, ठीक है। डेप्रिसिएशन जब आप अकाउंट बनाते थे किस साइड शो होते थे, इस साइड ना, तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जैसे मशीनरी के ऊपर आपने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मान लो 12,000 की मशीनरी थी, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या किया, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो वो 1,200 रुपये हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, 1,200 का डेप्रिसिएशन। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न परचेजेस और सेल्स का रिवर्स है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स हमारा एक्चुअल कैपिटल और ड्राइंग का रिवर्स है। अगर हमारा कैपिटल डेबिट होता है, देखो जैसे हमने क्या किया, हम कैश लेके आए कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं। मान लो इसी कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसका देखें ड्राइंग्स का, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या परचेजेस जो भी है हमारी, ठीक है। इसी ड्राइंग्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बस हमने क्या करना है कि कैश की जगह पे हमने ड्राइंग इंटरेस्ट को शो कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम लाइव स्टॉक को भी सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं। लाइव स्टॉक क्या होते हैं, जैसे एनिमल्स को जब हम परचेज या सोल्ड करते हैं वो होते हैं हमारे लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक की एंट्री क्या आ जाएगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। जैसे देखो हमारे पास क्या है कि हमने एक लाइव स्टॉक को खरीदा, तो उसकी एंट्री आ जाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके साथ हमने उसका कार्ड भी खरीद लिया। जैसे हमने ना एक हॉर्स खरीदा, हमने क्या किया, एक हॉर्स खरीदा, कितने का, 1 लाख का, ठीक है। ये 1 लाख का हमने हॉर्स खरीदा, इसके साथ हमने क्या किया, इसकी एक कार्ड भी खरीद ली इसी हॉर्स की 50,000 की, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, ठीक है। मान लो कि हमने 50,000 के 2 हॉर्स खरीदे, 50,000 के हमने 2 हॉर्स खरीदे, 1 लाख हो गया, ठीक है। और 10-10 हज़ार की हमने उनकी कार्ट खरीदी, ठीक है, दोनों हॉर्सेस के लिए एक एक, टोटल कितनी होगी, 20,000, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे, हॉर्स कार्ट टू कैश, ये डालेंगे, गलत, लाइव स्टॉक डालेंगे, इसमें भी लाइव स्टॉक ही डालेंगे,
कोई भी पर्सन किसी भी आप एनिमल को सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, ठीक है, क्या डालना है, लाइव स्टॉक। चाहे सेल करो चाहे परचेज करो, लाइव स्टॉक वर्ड ही यूज होगा। लाइव मतलब जिंदा, स्टॉक मतलब वो चीज़ जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारा स्टॉक, ठीक है, हमारा जिंदा स्टॉक, ठीक है, एक जीवित स्टॉक यानी कि एक एनिमल, उसको हम सेल कर रहे हैं, उसको हम परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हम लाइव स्टॉक वर्ड ही यूज करेंगे। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख रुपए ले लिया, 20,000 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1,20,000। अब इसके अंदर से मान लो इसके अंदर से हमने एक घोड़ा सोल्ड कर दिया, ठीक है, कितने में, 40,000 में, ठीक है। तो हमने जब 40,000 में सोल्ड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 40,000 हमने 40,000 रिसीव किया टू लाइव स्टॉक, ठीक है। हमारा जो लाइव स्टॉक था वो कितने का था, 50,000 का, 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस है, वो क्या हमारा लॉस। डेबिट क्या होता है हमारा, हमेशा लॉस ऑन सेल ऑफ लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। अब मान लो कि जो एक और बच गया, एक तो हमने सोल्ड कर दिया, दूसरा वाला उसका क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उसकी जो डेड बॉडी थी हमने वो किसी पर्सन को सोल्ड कर दी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो जानवर का चमड़ा होता है, ठीक है, जानवर की हड्डियां होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने किसी पर्सन को वो सोल्ड कर दिया, ठीक है, कितने में, 7,000 में, ठीक है। हमने 7,000 में, 10,000 में, मान लो 10,000 में हमने उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000, ठीक है। अब लॉस आ गया हमारे पास, ठीक है, लॉस अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 40,000, क्योंकि 50,000 का पड़ा था ना हमें तो वो लाइव स्टॉक, ठीक है। तो लाइव स्टॉक हमारा कितने का आ जाएगा, 50,000, ठीक है। 40,000 का नुकसान हो गया, 10,000 हमें रिसीव हो गए, ठीक है। तो ये लाइव स्टॉक के एग्जांपल आप खुद से करना। अब देखते हैं आपकी कोई और एंट्री तो नहीं रह गई है। हाँ जी, तो अब आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे, मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यानी वो एक्सपेंसेस जो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, हमारे बाकी के खर्चे, ठीक है। जब आप मम्मी से पूछते हो मम्मी खर्चे बता दो कितने होते हैं घर में, कौन कौन से होते हैं, तो मम्मी कहेगी बेटा एक तो कूड़े वाले का खर्चा हो गया, एक दूध वाले का हो गया, इस्त्री वाले का हो गया, और झाड़ू पोछे वाले का हो गया, बर्तन साफ करने वाले का हो गया, और बस इतने ही खर्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर या फिर एक कहेंगे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हो गया, ठीक है, बाकी छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कभी आप बाहर से खाने की चीज़ें ले आए, कभी घर में किसी का बर्थडे आ गया तो उसके बर्थडे पे कुछ खाने का ले आए, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उन्हीं चीज़ों से क्या होता है, हमारे बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, राइट। अच्छा चलो अब एक केस और देती हूँ। मान लो कि मैंने आपको बोला आपके पास 8,000 की मशीनरी थी। कभी अपनी मम्मी से पूछना, आपकी मम्मा पायल पहनती होंगी, ठीक है, पायल सबकी मम्मा पहनती है, ठीक है, मैक्सिमम हर किसी की मम्मा पहनती है। तो वो क्या कहते हैं अपने, आपके फादर को क्या कहती हैं अपने हस्बैंड से, मेरी मम्मा तो यूजुअली यही कहती है मेरी पुरानी पायल दे आओ उसके बदले नई पायल ले आओ, ठीक है, पुरानी पायल दे आओ उसके बदले नई पायल ले आओ, ठीक है। आपकी मदर भी यही कहती होंगी अपने आपके पापा से कि जी मेरी ना पुरानी पायल आप दे आइए और ना उसके बदले नई ले आइए, ठीक है। तो मान लो 8,000 की आपकी पुरानी पायल है और 10,000 की नई पायल है, ये ओल्ड है और ये क्या है आपकी न्यू वन है। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, ठीक है। तो ये जो पजेबे हैं आपकी, इसके अंदर डिफरेंस कितने का रह गया, 2,000 का रह गया, ठीक है। यानी कि आपके फादर क्या करेंगे, 8,000 की पुरानी पायल पकड़ाएंगे, उसके बदले 10,000 की न्यू पायल ले लेंगे, साथ में क्या करेंगे 2,000 रुपये और दे देंगे। वो कहेंगे 8,000 की पुरानी पायल पकड़ो, 2,000 रुपये पकड़ो, मुझे एक पायल दे दो 10,000 की, ठीक है।
10,000 रुपये वो, ठीक है, वो 10,000 की वो ले आएंगे। तो एक्चुअल में उन्होंने कितना कैश पे किया है नई पायल के लिए? मशीनरी, अरे यार मैं मशीनरी लिख रही हूँ इसके अंदर, तो मशीन लेके चलो, चलो पायल ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पायल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 2,000, ठीक है। अब मान लो ऐसा है, कैसा है कि आपके पास ना वुड पड़ी थी, वुड थी आपके पास 8,000 की, ठीक है। आपने इस वुड से क्या कर दिया? एक फर्नीचर बना दिया, ठीक है। आपने वुड को यूज करके एक फर्नीचर बनाया। आप जब किसी पुरानी चीज को यूज करके कोई नई चीज बनाते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज को यूज करके दूसरी चीज बना रहे हो फॉर योर यूज, ठीक है, अपने यूज के लिए, तो वो क्या है? उसके अंदर आप क्या करोगे? डायरेक्टली ये लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वुड अकाउंट। उसके अंदर आप कैश वर्ड यूज नहीं करोगे, आप वुड ही यूज करोगे। और जब आपने वुड परचेज की थी, आपने क्या डाला था? वुड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब आप वुड से फर्नीचर बनाओ तो क्या बनाओगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वुड अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी? 8,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट, मे बी ये लास्ट ही है आपका टॉपिक, VPP। हाँ जी, ये टॉपिक लास्ट ही है। उसके बाद आपकी सारी की सारी क्या आ जाएगी? थ्योरी आ जाएगी। थ्योरी कल के सेशन में करेंगे, ओके। कहो तो ये VPP का भी कल के सेशन में करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका रिवाइज, अदरवाइज सारा थ्योरी कर करके पक जाओगे, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना ही बस, ठीक है। बाकी का जितना भी होगा हम बाकी का कल को करेंगे, ओके। आज इतना ही करते हैं हमारा, ओके। चलो जी, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ जितना हो सके ना इसको शेयर करना, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत वीक होंगे पढ़ने में, उन्हें अभी तक समझ नहीं आए होंगे चैप्टर्स, जर्नल भी नहीं आया होगा कई बच्चों को तो समझ, ठीक है। तो प्लीज़ वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए और उनका एग्ज़ाम, उनकी एक साल बर्बाद होगी। बेटर है कि आप लोग उन्हें इससे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि कुछ दिनों में वो एटलीस्ट पास होने जितना तो कवर कर ही लेंगे ना हमारे साथ, ओके। तो प्लीज़ मैराथन उन्हें ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ओके। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।